हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम 10+2 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द सॉलिड स्टेट। +1 में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती है। एक तो सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड थर्ड इज द गैस स्टेट। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी सॉलिड स्टेट क्या होती है और सॉलिड्स क्या होते हैं। अगर हम अपने आसपास नज़र घुमाएं और देखेंगे तो हमें मोस्ट ऑफ दी जो थिंग्स हैं वो हमें सॉलिड स्टेट में नजर आएंगे। मीन्स दे विल बी हार्ड। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे आसपास अगर कोई चेयर है, कोई टेबल है, कोई मोबाइल फोन है, बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल्स है, all these items are in the solid state. Okay, so generally हम solids को define कैसे करते हैं? तो solids are defined as the substance which have definite volume and a definite shape. Means कि एक solid एक ऐसा substance है जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसकी कुछ ना कुछ एक डेफिनेट शेप होती है। ओके, जैसे हमें पता है नोटबुक की शेप एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, पेन की अपनी एक शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, चेयर की अपनी शेप होती है, टेबल की अपनी शेप होती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ द शेप्स दे ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ओके, so that is why the solids are defined as the substances which have definite volume and the definite shape. Okay, और जो solids हैं they are rigid. ओके, और अगर हम उन पे कुछ आउटसाइड से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी जो शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें लिक्विड और गैसेस की तो उनकी जो शेप है, उनका जो साइज है वो चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग सम आउटसाइड फोर्स। ओके, सो दैट इज व्हाई लिक्विड्स एंड गैसेस they are called as fluids, okay, because they have the ability to flow. And this fluidity of the gases and the liquid is because of their constituent particles which are free to move. But in case of अगर हम solid की बात करें तो solid के जो particles हैं they are rigid. Okay, क्यों? क्योंकि उनके जो particles हैं वो एक fixed position पे होते हैं। They do not move here and there, they are fixed and they just can vibrate only. Okay, so next we discuss the general characteristics of the solids. तो solids क्या है? These are the substances which have a definite mass, volume and the shape. Okay, and the intermolecular distance in the solids are very short and the intermolecular forces are very much strong. Okay, और जो इनके particles हैं like atoms हो सकते हैं solids में, ions भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं, they have a fixed position and they can oscillate about their mean position only. That means they can only vibrate at their position. They cannot move here and there just like the liquid and the gaseous molecules. Okay, that's why solids are rigid and they are almost incompressible. We cannot compress the solid. Okay, and that is why the density of solid is greater than that of the liquids and the gases. Okay, as they are rigid, they are denser, so they cannot diffuse very fastly, so they diffuse very slowly. If we compare the diffusion of liquid and gases, then solids are very slowly diffuse. Okay, next, the most of the solids they become liquids when heated. That means they get melt, they get fuse, and this process of changing the solid into liquid is known as the melting or the fusion.
ठीक है। और जिस भी टेम्परेचर पे ये फ्यूज करते हैं या मेल्ट करते हैं और लिक्विड में चेंज होते हैं, उस टेम्परेचर को हम उनका मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। एंड द मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। दैट मीन्स हर सॉलिड एक तरीके से एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेगा। ओके, कुछ सॉलिड्स लो टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, कुछ सॉलिड जो है वो हाई टेम्परेचर मेल्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन देम, एंड दीज टू टाइप्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमोर्फस सॉलिड्स। अब बात आती है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पहले हम डिफाइन करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? These are the substance whose constituent particles, that is atoms, ions or the molecules, they are arranged in a definite geometric pattern in the three-dimensional space, which is called as the crystalline solids. And this is the arrangement of the particles in the crystalline solids. Here we can see कि जो particles हैं they are arranged in a definite pattern, okay, in any direction. If we are going towards the x-axis, so similar arrangement we can see in the crystalline solids. Okay, similarly अगर हम बात करें y axis की तरफ, again we are having the same type of arrangement. Okay, ही हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल डायग्राम दी है। अगर हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम में देखेंगे तो अगेन इन along the z axis also we will having the same type of arrangement. Okay, so this type of arrangement is known as the definite geometric pattern. Okay, so अगर किसी सॉलिड में ऐसा एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा उसके पार्टिकल्स का, so those solids will be known as the crystalline solids. ठीक है। और ये जो ऑर्डर है पार्टिकल्स का, दैट इज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मींस ये जितना भी लंबा हमारे पास क्रिस्टल होगा, जितना भी हमारे पास सॉलिड का पीस होगा, उसमें ये शुरू से लेके एंड तक ऐसा ही चलेगा। So that is why they are known as they have the long range order. ठीक है। On the other side, amorphous solids क्या होते हैं? These are the substance जिसमें atoms, ions और molecules है, they are not arranged in the definite geometric pattern in the three-dimensional space, so they are known as the amorphous solids. जैसा हमने ये अरेंजमेंट देखा है, अगर हम वैसा ही अरेंजमेंट अमोर्फस सॉलिड्स का देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है हर डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है। किस में पार्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं, किसी में पार्टिकल्स कम आ रहे हैं, और शेप भी जो है उनकी डिस्टॉर्टेड है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए बट और शेप कुछ और ले रहे हैं। और इसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज नॉट हैविंग ए रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न in the three-dimensional space. So this type of particles or this type of solids in which the particles are not arranged in a definite geometric pattern, they are known as the amorphous solids. ठीक है। तो जो इनका ऑर्डर है that is a random order. Okay, or we can say is a disordered arrangement of the particles. Okay, the amorphous solids are also said to have the short range order of the particles. That means अगर कुछ particles कुछ order बना भी रहे हैं तो वो ऑर्डर ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, हार्डली थोड़ा सा दूर जाएंगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। अगर किसी एक साइड पे अगर वापस 6 पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं किसी शेप में, तो हो सकता है वो नेक्स्ट जो अरेंजमेंट हो वो भी 6 पार्टिकल का सेम अरेंजमेंट हो, बट जरूरी नहीं है कि जो थर्ड अरेंजमेंट हम देखेंगे वो भी सेम वैसा ही हो। ठीक है। जैसे इसमें हमने देखा ही है, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स या 5 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे 7 to 8 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे 10 to 12 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे फिर 4 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड द सॉलिड्स in which the particles have the random disorder arrangement, that are known as the amorphous solids. Next we have the difference between the crystalline and the amorphous solids. ठीक है। इस टेबल में हमने जो भी उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने कंबाइन करके 4 पॉइंट्स में यहाँ पे शो किया है। तो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। अभी हमने स्टडी किया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है दैट इज हैविंग ए रेगुलर ज्योमेट्री, डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री,
because of the orderly arrangement of the particles. ठीक है, but in case of amorphous solids we do not possess any regular arrangement of the constituent particles, so they do not have any definite geometric shape. Okay, they are disordered. Okay, next मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है इन ऑल द डायरेक्शंस। सो सारे पार्टिकल्स जब भी वो फ्यूज करेंगे तो एक ही टेम्परेचर पे फ्यूज करना शुरू करेंगे। दैट इज वाई दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, एंड देयरफॉर दे आल्सो हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स उनको फ्यूज करने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट रहेगी वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की जो हीट में उनको देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की, सो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था अभी कि क्या होता है इसमें कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर रेंडमली ऑर्डर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। सो हर पार्टिकल्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट करना शुरू करेगा। तो हमारे पास एक ब्रॉड सा हमारे पास वहाँ पे जो ग्राफ है वो हमें शो मिलेगा टेम्परेचर का। ठीक है, सो देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो क्या होता है कि सबसे पहले जब उसको हीट करते हैं तो दे फर्स्ट सॉफ्टन्स देन मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट होते हैं किसी टेम्परेचर पे और एंड होते हैं किसी और टेम्परेचर पे। जब पूरा सॉलिड जो मेल्ट कर जाएगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सॉलिड है जो 122 पे हमारे पास जो है मेल्ट करना स्टार्ट किया, और अगर वो 130 डिग्री तक मेल्ट करता रहा तो दैट मीन्स हमारे पास एक रेंज आ गई भी। कुछ पार्टिकल्स जो है 122 पे मेल्ट कर रहे हैं, कुछ 123 पे कर रहे हैं, कुछ 124 पे कर रहे हैं, कुछ 124.5 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ 127 पे कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स क्या है 130 पे कर रहे हैं। इस रेंज में सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे डू नॉट possess the sharp melting points. Next, we have the isotropy and anisotropy. This is a very important property of the crystalline and the amorphous solids. तो बात करते हैं कि पहले anisotropy और isotropy होती क्या है। ओके, तो दिस इज ए प्रॉपर्टी जिसमें हम बात करते हैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की। अगर हम बात करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जो इनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज द एनाइसोट्रोपिक। और अगर हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं हर डायरेक्शन में, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द आइसोट्रोपिक। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑर्डरली। ठीक है, ओके, और अगर हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो हमें सेम टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं, तो जब भी लाइट या हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो उसको रास्ते में सेम तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, चाहे इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स मिल जाएं, चाहे हमें ये इस तरह के पार्टिकल्स मिल जाएं। नेक्स्ट फिर अगर बात करेंगे फिर हमें ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स along the AA prime we have the same type of particles which are arranged, okay, either blue particles or the red particles. Okay, so तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कुछ और तरीके की रहेगी। अगर हम बात करते हैं along the direction BB प्राइम, तो इस डायरेक्शन में देख सकते हैं कि पहले हमारे पास एक रेड पार्टिकल आ रहा है, फिर ब्लू पार्टिकल आ रहा है, फिर रेड पार्टिकल आ रहा है, फिर ब्लू पार्टिकल आ रहा है। इस तरीके से पार्टिकल्स हमारे पास अरेंज्ड है। तो यहाँ पे जो हीट है या लाइट है वो क्या करेगी, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में कभी रेड पार्टिकल्स आ रहे हैं, कभी ब्लू पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो इन अलोंग दिस डायरेक्शन वी विल हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, बट अलोंग द ए प्राइम साइड वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही है अलोंग द ए प्राइम साइड एंड द बी प्राइम साइड। So that is why the crystalline solids are known as the anisotropic solids.
ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो है रैंडमली अरेंज होते हैं, तो उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे हमें सब तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, रेड भी मिलेंगे और ब्लू भी मिलेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, चाहे रिफ्रैक्टिंग है, चाहे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। सो दैट इज वाई अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज द आइसोट्रोपिक। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द क्लीवेज। क्लीवेज से क्या मतलब है कि अगर हम सॉलिड्स को कट करते हैं किसी शार्प एज टूल से, सपोज हमने एक नाइफ ले लिया और हम किसी सॉलिड को काटने बैठते हैं, अगर तो वो सॉलिड जो है दो पीस में स्प्लिट हो जाता है बड़ी आसानी से, और जो नया पीस हमारे पास जो कट के आया, जो नई सरफेस हमारे पास आई है, अगर वो प्लेन है, स्मूथ है, तो हम उस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ओके। अगर हमारे पास सॉलिड में कट करने के बाद एक प्रॉपर अच्छा सा पीस हमें नहीं मिला, ठीक है, दैट मीन्स अनइवन सा कट उसमें आ जाता है, तो उसकी सरफेस जो रहेगी वो इरेगुलर सरफेस रहेगी, रफ सरफेस रहेगी, प्लेन नहीं होगी। ठीक है, तो वो सॉलिड्स जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो सॉलिड्स हैं, ठीक है, इनको हम कट कर रहे हैं, और इस सॉलिड को हमने कट किया तो हमारे पास एक बहुत ही फाइन जो है प्लेन सा शेप कट के हमारे पास आई, स्मूथली से कट हो गया। तो उसके ऊपर भी जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है बिल्कुल जो उसमें पहले की तरह का था वैसा ही हमें मिला। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्लीन क्लीवेज होती है। ठीक है। और जब उसको कट करने लगे तो हमें अनइवन सा एक कट मिला, तो उसमें क्या हुआ कि दैट मीन्स पार्टिकल्स जो थे वो अनइवनली अरेंज्ड थे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द क्लीवेज इज नॉट वेरी शार्प और क्लीन क्लीवेज। सो एक इरेगुलर क्लीवेज हमें मिला, तो इस सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हमारे पास हैं मॉलिकुलर सॉलिड्स, नेक्स्ट वी हैव द आयनिक सॉलिड्स, थर्ड वी हैव द metallic solids, and the fourth one we have the covalent or the network solids। तो ये सॉलिड्स क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस रहेंगी वो कौन कौन सी होती हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है। तो अगर तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास डाइपोल डाइपोल टाइप फोर्सेस हो सकती हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके अंदर हमारे पास डिस्पर्शन फोर्सेस हो सकती हैं। ठीक है। या फिर लंडन फोर्सेस को हम कह देते हैं, वो हो सकती हैं। ठीक है ना। तो दैट मीन्स तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिकुलर सॉलिड्स भी आगे फर्दर हम डिवाइड करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें तो हम बात कर रहे हैं कि मॉलिकुलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनमें हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वो पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। आयनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिवली एज वेल एज द नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं एक रेगुलर मैनर में थ्रू आउट द सॉलिड। ठीक है। दैट मीन्स अगर हम सॉलिड आयनिक सॉलिड्स को अच्छे से ध्यान से स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दे आर अरेंज्ड। ठीक है। तो पूरे सॉलिड में नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो प्रॉपर एक रेगुलर मैनर में थ्रू आउट द सॉलिड्स क्या होंगे, वो अरेंज होंगे। तो ऐसे सॉलिड्स को हम आयनिक सॉलिड्स बोल देते हैं। ठीक है। अब आयंस के बीच में कौन कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जो उनको वहां पे बड़ी स्ट्रांगली जो है पकड़ कर रखती हैं, सॉलिड्स के अंदर फिक्स करके रखती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिनको हम कूलम्बिक फोर्सेस भी बोल देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, हमारे पास मेटल हैं। ठीक है। तो मेटल्स को हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास
एक मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का एक हमारे पास क्या होता है, क्लाउड होता है जिसको हम कह देते हैं अभी मोबाइल इलेक्ट्रॉन का सी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सॉलिड, तो इनको हम कर्नल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। लेटर हम स्टडी करेंगे इसकी पूरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं दे आर पॉजिटिव आयंस विच आर इमर्स्ड इन ए सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लास्टली वी हैव द कोवलेंट और द नेटवर्क सॉलिड्स। अब ये क्या होते हैं, बात आ रही है कोवलेंट की, तो दैट मीन्स ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास नॉन मेटल एटम्स होंगे, ओके, विच आर लिंक्ड टू एडिशनल एटम्स बाय द कोवलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल्स, ठीक है। तो उसमें नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम सब सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जैसा कि हमने अभी डिफाइन किया है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जो है वो मेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल देते हैं, ओके। सो जैसा कि हमने बताया कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो हमारे पास जो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, या तो डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी जिनको हम लंडन फोर्सेस भी कह देते हैं, ठीक है, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ intermolecular forces between the molecules, so we have categorized the molecular solids into the three categories. सबसे पहले हमारे पास है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। सेकंड वी हैव द पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स एंड थर्ड वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या तो ये फिर क्या होंगे, एटम्स होंगे जस्ट लाइक ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हमारे पास सॉलिड हीलियम के एटम हो सकते हैं, सॉलिड आर्गन के एटम्स हो सकते हैं, सॉलिड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सॉलिड आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन और द लंडन फोर्सेस। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है एक सॉलिड हीलियम एटम्स की, तो ये भी एक सॉलिड हीलियम एटम है, दूसरा ये भी एक सॉलिड हीलियम एटम है। तो इसमें जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज दी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, ठीक है। सो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, these comprise of the molecules of substance which are found by the polar covalent bond, जैसे कि एग्जांपल है इसकी सॉलिड HCl, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सॉलिड अमोनिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स मेंशन किए, ओके। सो द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स इन दीज पोलर सॉलिड्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहाँ पे एक ये जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है दिस इज ए सॉलिड HCl मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव आयन है दैट इज अट्रैक्टिंग बाय द नेगेटिव आयन ऑफ द अनदर HCl मॉलिक्यूल, ओके। तो इस तरीके से सारे पोलर मॉलिक्यूल जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स आ रही है दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्यों डाइपोल डाइपोल है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल है, तो 2 पोल बन गए यहाँ पे। इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 पोल्स बन रहे हैं, तो डाइपोल डाइपोल टाइप मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हुए हैं, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और उनको मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती हैं एक सॉलिड में, तो दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है सॉलिड वाटर की, आइस की, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास एक तो हाइड्रोजन एटम हो और दूसरा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उन सब में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो हम कह सकते हैं दीज आर द सॉलिड्स व्हिच कंटेन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी
H atom of one molecule and the highly electronegative element of the other molecule. ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाटर की। ठीक है, तो एक HOH, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, तो क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव जो चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, दैट विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली इट विल अट्रैक्ट द अनदर हाइड्रोजन एटम ऑफ द अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो बीच में बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो सॉलिड्स में, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जिनमें इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो दे आर नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द आयनिक सॉलिड्स। तो जैसा कि मैंने डिफाइन किया था कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। ठीक है, और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, कूलम्बिक फोर्सेस रहेंगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। ओके, सो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन दे एक्सटेंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द क्रिस्टल। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है सोडियम क्लोराइड की, और यहाँ पे हमने जो छोटे छोटे जो आयंस हैं उनको हमने सोडियम आयंस कह दिया, और जो बड़े आयंस हैं उनको हमने क्लोराइड आयन बोला। ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, दे आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। ओके, सो इनकी क्या खासियत होती है, ऐसे सॉलिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम स्टडी करने लगे हैं। ये जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी हार्ड एंड ब्रिटल ऑल्सो। ठीक है, अब बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे। ओके, सो दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, बट अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, सॉलिड स्टेट में ये जो आयंस हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ईच अदर और their positions are also fixed, so these ion will not move in any direction. Okay, so we can say in the solid state the ionic crystals are insulator. ठीक है, they do not conduct the electricity. Next है, they have the high enthalpy of vaporization, means इन सॉलिड्स को अगर हमने वेपोराइज करना है तो पहले हमें इनको हीट करके इनको मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करने के बाद फिर हीट करके हमें इनको वेपर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनकी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, और जैसे कि इसमें हमारे पास आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन, तो ऐसे सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, और कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ एक मेंशन किए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, लिथियम फ्लोराइड है, और बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स को जैसे हमने पहले डिफाइन किया है कि इनमें हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव आयंस, जिनको हम कर्नल्स कह देते हैं, दे आर इमर्स्ड इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स नहीं है, दे आर मूविंग। ठीक है, दिस इज एग्जांपल। यहाँ पे जो ये नेगेटिव हमने दिखाया हुआ है, दैट इज दी अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर। ओके, और इसमें जो ये पॉजिटिव आयंस हमने दिखाए हैं, दैट आर दी कर्नल्स। ठीक है, दे आर embedded in the sea of mobile electrons. Okay, so electrons are mobile and evenly spread throughout the crystal, and because of this movement of electrons, the metallic solids are responsible for their high electrical and the thermal conductivity. ठीक है, अब हम किसी भी मेटल की बात करें, चाहे आयरन ले लें चाहे कॉपर ले लें, अगर हम उसको एक एंड से हीट करना शुरू करते हैं
तो कुछ देर बाद दूसरे एंड पे जाके हमारे पास जो है वो हीट पहुंच जाती है, दूसरा एंड भी जो है वो गर्म हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इस एंड से इसको हीट देना शुरू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वो हीट ले रहे हैं और मूव कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पहले जो यहाँ पे थे अब वो यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो हीटेड अप हैं तो वो हीट भी अपने साथ में यहाँ पे लेके जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करते हैं तो फटाफट इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पहुंच जाता है, दूसरे एंड पे भी हमें वो करंट फील होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स द कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी एंड द थर्मल कनेक्टिविटी हमारे पास मेटल्स में होती है। ठीक है, तो बात आती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है, एंड दैट फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड द कर्नल्स इज नोन एज द मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये इनके बीच में एक बॉन्ड है जो कर्नल्स को अपनी पोजीशन पर रखते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट कर्नल्स ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, और बिकॉज उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है दैट इज द मेटेलिक बॉन्डिंग। ओके, तो कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किए, निकल, कॉपर है, अलॉयज हो गए, आयरन भी है, ठीक है, और बहुत सारी मेटल्स हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास बात होगी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की। ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास नॉन मेटल एटम्स होते हैं, ठीक है, एंड दे आर लिंक्ड बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। ठीक है, एंड कोवलेंट बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ओके, ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और डायरेक्शनल होती है, मीन्स ये किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको फिक्स करके रखती है एटम्स को। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द डायरेक्शनल नेचर। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया है दैट इज एग्जांपल ऑफ डायमंड। अब इसमें एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन को बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग अटैच करके रखता है। ठीक है, चार कार्बन इसके साथ अटैच हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, तो ये दैट मीन्स 3 डिमेंशनली हर कार्बन एटम्स के साथ ये ज्वाइंट होगा बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। इस तरीके से ये वाला कार्बन एटम फर्दर आगे 4 एटम से ज्वाइंट होता है। ठीक है, इस साइड पे एटम्स होंगे वो जो यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं। ठीक है, हर एक एटम जो है डायमंड में फर्दर 4 बॉन्ड्स बनाता है, इनकी 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्रेफाइट। इस केस में हमारे पास जो है ये 2 डिमेंशनल डायग्राम है, इसमें हमारे पास जो एक कार्बन है फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इनकी शीट्स बनती हैं, तो एक शीट जो है दूसरी शीट के ऊपर अटैच रहती है, फर्दर तीसरी शीट उसके नीचे अटैच रहती है, सो दे आर फॉर्मिंग अ लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है, बोरोन नाइट्राइड है। ठीक है, ये कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। अभी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से सॉलिड जो है अमॉर्फस हैं, कौन कौन से जो क्रिस्टल सॉलिड्स हैं। जैसे नेप्थलीन है, क्या ये क्रिस्टल सॉलिड है या अमॉर्फस है, टेफ्लॉन है, ठीक है, पॉलीयूरेथेन है, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबरग्लास, कॉपर, जिंक सल्फाइड, इन सबको ये 10 एग्जाम्पल जो यहाँ पे दी हुई हैं इनको आपने डिवाइड करना है आइदर अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है, फर्दर कैटेगराइज नहीं करना अभी कौन कौन सा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, मेटालिक है, मोलिकुलर है, आयनिक है, ऐसा नहीं टिप में इनको डिफाइन करना। जस्ट हमने बताना है कि इनमें से अगर हम नेप्थलीन की बात कर रहे हैं क्या ये क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है। इस तरीके से सेलोफेन क्या ये क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है। ओके, फाइबर ग्लास अमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। ओके, तो इन 10 एग्जांपल्स को आपने क्लासिफाई करना है आइदर अमॉर्फस और क्रिस्टल सॉलिड्स। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसमें हमने क्लासिफाई करना है सॉलिड्स को आयनिक, मेटालिक, मॉलिकुलर और कोवलेंट और अमॉर्फस सॉलिड्स में। दैट मीन्स इसमें भी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, जो 12 एग्जांपल्स हमने दी हुई हैं यहाँ पे, तो इनमें से कौन कौन सी जो एग्जांपल है, जैसे टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड P4O10 है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ब्रास है, रुबिडियम है, आयोडीन है, अमोनियम फॉस्फेट हो गया,
लिथियम ब्रोमाइड है, सिलिकॉन है, प्लास्टिक है, फास्फोरस है एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनमें से कौन सा सॉलिड जो है आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आता है, कौन सा सॉलिड जो है मेटालिक सॉलिड की कैटेगरी में आता है, मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में कौन सा सॉलिड आता है, कोवलेंट सॉलिड्स की कैटेगरी में कौन सा सॉलिड आता है, और अमॉर्फस सॉलिड्स कौन कौन से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा सॉलिड जो है आयनिक, मेटेलिक, मॉलिकुलर और कोवलेंट सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड्स है। और इस क्वेश्चन में हमने बताना है कौन कौन से सॉलिड्स हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं और कौन कौन से क्रिस्टल सॉलिड्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स को। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।